नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है द ओपन फील्ड्स के को फाउंडर श्री कुमार अभिषेक उरांव जी को। तो कुमार अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जोहार, धन्यवाद आपका मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाने के लिए। कुमार अभिषेक जी, पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये जो आपका स्टार्टअप है द ओपन फील्ड्स, ये क्या है? द ओपन फील्ड्स है क्या और क्या कंसेप्ट है इसका? द ओपन फील्ड्स कैसे ये जो नाम है द ओपन फील्ड्स, ये आपके स्टार्टअप को कोरिलेट करता है? ओके, चलिए, अब बहुत अच्छी बात है। मतलब ये एक ऐसी बात है जिससे मैं भी चाहता हूँ लोगों को एजुकेट करूँ। द ओपन फील्ड बेसिकली एक एग्रो टूरिज्म का कॉन्सेप्ट है। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि एग्रो टूरिज्म आज के दिन काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है। लोगों को इसके बारे में एक पॉपुलर टीवी शो के कारण आजकल कुछ पता चल रहा है। आप बचपन में अपनी नानी का गांव जाते थे गर्मियों की छुट्टियों में, बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पर आप दिन भर फुर्सत के समय बिताते थे। कभी मन किया तो तालाब में कूद गए, कभी मन किया तो किसी पेड़ से फल तोड़ के खा लिए, कभी मन किया खेत में दौड़ने लग गए और गुड्डियाँ उड़ाना, पतंग, कंचे खेलना, लट्टू चलाना, ये सारी चीज़ें आप करते थे। ओपन फील्ड्स में करते थे। बेसिकली हम लोग ओपन फील्ड में नानी का घर आपको वापस देना चाह रहे हैं। ओके, एक ऐसी जगह आपको देना चाह रहे हैं, एक ऐसा गांव आपको देना चाह रहे हैं जहां आप पूरे परिवार के साथ आइए, खेतों में दौड़िए, तालाब में नहाइए, पतंग उड़ाइए, कंचे खेलिए, खेती के बारे में जानिए कि आपका अनाज कहाँ से आता है। आपको मौका मिलेगा कि आपके बच्चे मोबाइल से बाहर निकलकर एक ऐसी दुनिया को देखें जो आपने अपने बचपन में देखी थी। एंड ये हमने सोचा कि इस फार्म को ऐसे डेवलप किया जाए जहाँ पे गांव के अलावा, शहर के अलावा, मतलब अलग अलग फील्ड से लोग आएँ, एक कम्युनिटी डेवलप हो और गांव के लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे, सीधे शहर के लोग जब वहाँ आ रहे हैं, और शहर के लोगों को भी गांव के लोगों का फ़ायदा पहुँचे। एग्रो टूरिज्म काफ़ी ब्रॉड कंसेप्ट साउंड होता है, तो एग्रो टूरिज्म में आपने क्या क्या इंक्लूड कर रखा है और एग्रो टूरिज्म के माध्यम से किस तरीके से आप इसको लोगों तक पहुंचाते हैं एग्रो टूरिज्म को? जी हाँ, आपने सही कहा है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मतलब इसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूडेड है, एक एक करके हम लोग आएंगे उस पर। पहले तो आप इसका कंसेप्ट बताएं। हम लोग अपने यहाँ जो करते हैं बेसिकली, हमारे यहाँ खेती से जुड़ी हुई काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे हमारा एक गुलाब का प्लांटेशन है 1 एकड़ में फैला हुआ। फिर हमारा एक हर्ब का प्लांटेशन है जहाँ हम लोग रोज़मेरी, बेसिल, थाइम, इस तरीके के हर्ब्स उगा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ एक फार्म टू टेबल किचन है। मतलब उस किचन में, उस रेस्टोरेंट में आप जो भी खाएंगे वो हमारे फार्म से ही तोड़ा हुआ है, या फिर गांव में आजू बाजू 2 किलोमीटर के रेडियस से आपके पास आपका खाना बिल्कुल फ्रेश पहुंच रहा है। Okay. उस रेस्टोरेंट में हम लोग, जो हमारा झारखंडी ट्राइबल खाना है बेसिकली, हम लोग वो सर्व करते हैं। बस थोड़ा सा उसमें एक ट्विस्ट है कि वो खाना जो है वो हम लोग चाहते हैं कि पूरी दुनिया तक पहुंचे। तो कुछ टेस्ट में ऊपर नीचे करके, कि मतलब कोई नया आदमी अगर वो उसे खा रहा है तो ऐसा ना लगे कि भाई ये क्या खा लिया। जैसे कि सुड़ी भात हम लोग खाते हैं, जो चावल, कुछ सब्ज़ी, रूट वेजिटेबल्स और चिकन की डिश है। उसे हम एक बिरयानी के जैसे थोड़ा उसमें कुछ मसाले डालते हैं। ट्रेडिशनली सुड़ी भात में गरम मसाले या फिर वो खड़े मसाले नहीं पड़ते, लेकिन हम लोग उसमें डालते हैं क्योंकि बाकी लोगों को भी वो टेस्ट समझ में आए, हमारे कल्चर, हमारे खाने को लेके क्यूरियोसिटी जागे। और ये तो रेस्टोरेंट की बात हो गई। फिर फार्म टू टेबल का कंसेप्ट है। जी हाँ, तो ये फार्म टू टेबल का जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के अंदर हमने देखा है कि आप काफ़ी ट्राइबल क्विजीन्स लोगों को देते हैं। उसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर रखी हैं और किस तरीके से आप उसे यूनिक बनाते हैं कि ये एग्रो टूरिज्म जो यूनिक कंसेप्ट है इसके अंदर वो कवर हो पा रहा है? देखिए, एक तो फार्म टू टेबल किचन हो गया हमारा रेस्टोरेंट का। दूसरा हमारे पास एडवेंचर स्पोर्ट्स है, क्योंकि आप जब आएंगे शहर से हमारे पास पूरा दिन स्पेंड करने के लिए, तो आपके पास एक्टिविटीज़ होनी चाहिए करने के लिए। तो आप जैसे हमारे पुराने गांव के खेल थे, लट्टू चलाना, पतंग उड़ाना, कंचे खेलना, ये तो कर ही सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास पूर्वी भारत का पहला डर्ट बाइक ट्रैक है। तो डर्ट बाइक जो खेल है बेसिकली वो एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है। एडवेंचर स्पोर्ट्स। और उसको आज के दिन हमारे झारखंड में बहुत सारे बच्चे हैं जो उसे परस्यू करना चाहते हैं। तो क्रिकेट के लिए मैदान है, फुटबॉल के लिए स्टेडियम है, हॉकी के लिए स्टेडियम है, लेकिन डर्ट बाइकिंग के लिए स्टेडियम नहीं। जी हाँ, और ना ही ओपन फील्ड्स है। बट अब ओपन फील्ड्स है।
तो आप Okay. वहाँ आ सकते हैं, वो आप सीख भी सकते हैं, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जो आपको उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, या फिर आप आकर के अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास झारखंड का या फिर कहें तो ईस्टर्न इंडिया का पहला हॉट एयर बलून है। Okay. सो हॉट एयर बलून ये हमारा हमारा हमने यहाँ के लिए स्पेशली ख़रीदा था। आप इसमें आकर के छोटी जॉय राइड ले सकते हैं 10 मिनट 15 मिनट की, और वो मतलब एक अलग एक्सपीरियंस होता है। विलेज एंड फार्म टूर का कंसेप्ट हमने द ओपन फील्ड्स में सुना है। विलेज एंड ओपन फार्म्स का कंसेप्ट में आप किस तरीके से और सर्व करते हैं? एक तो अभी आपने बताया हॉट एयर बलून्स में हम लोग एक जॉय राइड ले सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो टूरिस्ट एंजॉय कर सकते हैं आपके ओपन फील्ड्स में आकर? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हम आपको एक नानी का घर देना चाहते हैं। सो जब आप हमारे यहाँ आएंगे तो आपको हम पूरा हमारा गांव दिखाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि हम लोग रहते कैसे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि अगर हम लोग कुछ खाते हैं तो हम लोग ऐसे चावल खाते हैं तो हम लोग उसे चावल को पूरा प्रोसेस दिखाएंगे, कैसे बनता है, कैसे उसे उसनाया जाता है। उसके साथ साथ गांव में आपको दिखाएंगे कि यहाँ हमारा पंचायत है। गांव में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ हमारा अखड़ा है। उस तरीके से हम आपको पूरा का पूरा गांव दिखाएंगे। हम आपको फिर अपने फार्म पर लेके जाएंगे। हम आपको अपने खेत दिखाएंगे कि खेत में जब शुरुआत से जब फसल लगती है उससे लेके कटाई होती है, वो डिपेंड करता है आप किस सीज़न पे आ रहे हैं। Okay. तो हम आपको वो दिखाएंगे कि किस तरीके से आपका खाना आपके प्लेट तक पहुंच रहा है। स्कूल के बच्चों के लिए हमारे पास एक कार्यक्रम है जिसे हमने नाम दिया है रूपा द जेनेसिस ऑफ फूड। तो उस प्रोग्राम में स्कूल के बच्चे स्पेशली हमारे पास आते हैं और उन्हें हम लोग पूरा दिन का एक वर्कशॉप रखते हैं हमें, जिसमें हम वो बताते हैं कि आपका खाना कहाँ से आता है, जैविक में क्या क्या खाद आप बना सकते हैं, आपका खाने का बेसिकली वैल्यू क्या है, मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यू। उसके बाद फिर एक छोटा हम लोग वर्कशॉप कराते हैं जिसमें हम लोग हो सके उनसे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिलाते हैं, खाद बनाने में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिलाते हैं, कटिंग कराने में या फिर रुपाई कराने में। तो इससे होता क्या है, वो एक उन्हें ज़मीन से जुड़ने का एक एहसास होता है। उन्हें पता चलता है कि मतलब आपका गांव कैसा है, गांव की लाइफस्टाइल कैसी है। एंड इस सब के साथ हम लोग दिन एंड करते हैं कल्चरल प्रोग्राम के साथ छोटा सा, जिसमें हम लोग हमारा जो ट्रेडिशनल डांस है वो करते हैं, या फिर कॉन्सर्ट्स आप कह सकते हैं। थोड़ा म्यूज़िक होना चाहिए, आफ्टर ऑल झारखंडी है। म्यूज़िक, डांस, नाच गाना ये तो हमारे साथ जुड़ा ही हुआ है। अभिषेक जी, आपके और भी एग्रो टूरिज्म के कंसेप्ट्स पे हम लोग बात करेंगे। जी हाँ। इससे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आप एक पायलट रह चुके हैं बाय प्रोफेशन, एक रेडियो जॉकी रह चुके हैं बाय प्रोफेशन। तो इस प्रोफेशन को छोड़कर कैसे वापस आना हुआ इस एग्रो टूरिज्म के स्टार्टअप के कंसेप्ट पे? आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं और कैसे वापस आना हुआ। जी, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे इतना कुछ करने का मौका मिला। कॉलेज के समय रेडियो जॉकी बनने का मौका मिला, उस 2007 की बात है। आई मीन मुझे लगता है किसी प्राइवेट रेडियो स्टेशन में आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट ट्राइबल रेडियो जॉकीज़। ओके। कॉलेज के बाद उस समय जो माहौल था कि सारे लोग MBA करने जा रहे हैं, तो मैंने भी एग्ज़ाम दिया। आई वाज लकी इनफ कि इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में मेरा एडमिशन हो गया। फिर कॉर्पोरेट में जब मैं गया तो कॉर्पोरेट में जाने के बाद कहाँ से आपने MBA करा था? मैंने सिम्बायोसिस पुणे से किया वाह, MBA। ओके। और उसके बाद फिर जब मेरा प्लेसमेंट हुआ तो कॉर्पोरेट में मतलब ज़्यादा मन नहीं लग पाया। एंड आई वाज लकी अगेन कि मैंने फिर एक एंट्रेंस दिया फ्लाइंग का कुछ स्कॉलरशिप के साथ फिर मैंने फ्लाइंग करी। एंड देन आई कंटिन्यूड विद दैट प्रोफेशन फॉर सम टाइम। मतलब स्कॉलरशिप भी आपको अलॉटेड थी जी उसके लिए? और उसके बाद जब मैं वापस आया झारखंड कोविड के समय, उस समय पूरी दुनिया रुक गई थी तो फ्लाइंग भी नहीं हो रही थी, तो पायलट की जो करियर था वो थोड़ा सा स्टॉप हो गया। बट उसके बाद द बेस्ट थिंग वाज कि आप परिवार के साथ रहो, फैमिली के साथ रहो। तो इसलिए मैं फिर वापस आ गया। वापस आने के बाद फिर हमने ये फार्म पे ध्यान देना शुरू किया। कैसे शेप लिया? लाइक ये आइडिया कहीं ना कहीं से तो आपके माइंड में आया होगा उस दौरान जब आप पायलट की करियर में थे। जी हाँ। कहीं ना कहीं कुछ आपने देखा होगा, कुछ ऐसा महसूस हुआ होगा। कैसे इस आइडिया ने शेप लिया और इतना यूनिक और बेहतरीन आइडिया आया एक स्टार्टअप की फॉर्म में? अब इसका श्रेय तो मैं एक्चुअली देना चाहूँगा अपनी धर्मपत्नी को, जो उस समय धर्मपत्नी नहीं थी। बट वो उस समय लद्दाख में और इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में उनका काम चलता था। तो
मैं भी छुट्टियों में मैं उन्हें विज़िट करने एक बार लद्दाख गया था। ओके। तो लद्दाख में हमने देखा कि फार्मिंग किस तरीके से की जा रही है, एंड आई वाज सरप्राइज। मैं वहाँ देख रहा हूँ कि बाहर से लोग आ रहे हैं और वहाँ पे स्तोक करके एक जगह है, मतलब बिल्कुल पहाड़ों में स्तोक करके जगह है। इन्होंने मेरी वाइफ ने तो वहाँ पर अपना मेडिकल कैंप लगाया था, वो अपने काम में बिज़ी रहती थी। अब मैं उसी समय गांव घूमने गया तो मैंने देखा स्तोक में 6000 फीट से ऊपर वो जगह है, वहाँ पे खेती हो रही है, लोग मोटे अनाज मिलेट्स ही कर रहे हैं, और वो सीखने के लिए विदेश से लोग आ रहे हैं। वहाँ आने के बाद इंटर्नशिप कर रहे हैं, वो पैसे दे रहे हैं गांव में पंचायत को, और उन्हें पंचायत सर्टिफिकेट दे रहा है कि आपने ये ट्रेनिंग यहाँ पर की। वो सरप्राइज कि ये काम हम लोग अपने यहाँ क्यों नहीं कर सकते। ये कोविड के दौरान आपने ये कोविड से देखा पहले था? की बात है। पहले की बात जी है। हाँ। और कोविड के दौरान इसने शेप लिया। इसने शेप लिया। फिर मेरी छोटी बहन की शादी नासिक में हुई है। अच्छा। तो हमने वहाँ भी जब नासिक गए थे तो हमने वहाँ पर विनयार्ड्स देखे। तो जब हम लोग वापस आए तो सोचा कि यहाँ क्यों नहीं, झारखंड में हमारे पास इतना कुछ है, पानी की उपलब्धता है, ज़मीन मिट्टी उपजाऊ है, और लोग भी बहुत मेहनती हैं। तो फिर मैंने सोचा यहाँ क्यों नहीं। हम लोगों ने शुरुआत की गुलाब के प्लांटेशन से, और फिर धीरे धीरे जो पूरी प्रॉपर्टी थी हमने डेवलप करना शुरू किया उसी तरीके से। बस ये हमारी छोटी सी शुरुआत थी। बात करिए अगर आपके ट्राइबल रेस्टोरेंट की, तो ट्राइबल रेस्टोरेंट का एक पार्ट है आपका खुखड़ी। हमने ये देखा है कि खुखड़ी को गांव की महिलाएं बनाती हैं, ट्राइबल महिलाएं बनाती हैं, और काफ़ी यूनिक तरीके से उसे सर्व करती हैं। नो डाउट खुखड़ी झारखंड का सबसे अच्छा और सबसे मन पसंदीदा फूड है, लेकिन उसको इतनी यूनिक तरीके से सर्व करने के पीछे का कोई स्पेशल रीज़न है, और ये कैसे हो पाता है? आप इस चीज़ को महिलाओं के रोज़गार से कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं? हमारा जो खाना है, स्पेशली झारखंड का जो खाना है, बहुत न्यूट्रिशियस है, और आप कह सकते हैं कि किसी मेहनती इंसान के लिए हमारे खाने में इतने पोषक तत्व हैं कि आप दिन पूरा गुजार सकते हैं बिना थके, हेल्थ पे बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए। लेकिन जो हमारा टेस्ट है वो सारे लोगों को शायद पसंद नहीं आए, क्योंकि ये वो होता है ना कि एवरीथिंग इज़ एन एक्वायर्ड टेस्ट। जैसे कि आप अचानक किसी को रसम खिला दोगे, रसम पिला दोगे एक गिलास, वो शायद उन्हें पसंद नहीं आएगा, बट साउथ में लोग रसम ही खाते हैं। लेकिन आज के दिन साउथ इंडियन खाना हमारे यहाँ क्यों फेमस है? कहीं ना कहीं टेस्ट में हमने कुछ तो चेंज किया। सिमिलरली हमारी कोशिश रही कि हम लोग अपने खाने में थोड़ा सा चेंज लाएं, प्रेजेंटेशन में, खाने में कुछ ऐसा डालें जो बाकी लोगों को भी अच्छा लगे। बस प्रेजेंटेशन और थोड़ा सा प्रिपरेशन में हमने ये चेंज किया, क्योंकि हम भी चाहते हैं हमारा जो खाना है वो केवल किचन तक और हमारे स्टेट तक ना रहे, बल्कि पूरी दुनिया में फैले। लोग जाने कि झारखंड का कुजीन क्या है। धुसका लिट्टी से आगे भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियंस के लिए सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं। मतलब अगर देखें तो आप जो भी टूरिस्ट आपके पास आते हैं उनका आप एडवेंचर्स, उनको आप टूरिज्म कराने के साथ साथ यूनिक टेस्ट ऑफ फूड भी दे पा रहे हैं। जी। आप सोसाइटी को कैसे इस चीज़ में जोड़ पा रहे हैं? जैसे हमने देखा है कि जो ट्राइबल महिलाएं हैं या जो ट्राइबल लोग हैं, उनसे आप काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट्स बनवाते हैं, जैसे कैंडल्स हो गया, घी के दिए हो गए, और उनको आप मार्केट में अवेलेबल कराते हैं। तो किस तरीके से आप सोसाइटी को आप जोड़ पा रहे हैं? जी, सृजन से, रोजगार सृजन से। मेरे पिताजी एक बात हमेशा कहते हैं, वो सिविल सर्विस में रह चुके, अब तो रिटायर हो गए हालांकि। मेरे पिताजी श्री उपेंद्र नारायण राव ये बात हमेशा कहते हैं कि एक आदिवासी महिला से ज़्यादा सशक्त, मेहनती और फुल ऑफ इंटीग्रिटी कोई नहीं है। कोई नहीं है, बिल्कुल। और हमने देखा कि उन्हें हम कोई भी काम बताते हैं, जिस मेहनत और जिस शिद्दत के साथ वो करती है ना, उसमें सक्सेस मिलना गारंटीड है। हमने एक छोटी सी शुरुआत की थी 2020 में घी के दियों के साथ। हमने बस उन्हें कहा कि आपको सरकार ने गाय दी है, आप दूध निकालते ही हैं, क्यों ना आप मिल करके उससे घी बनाएं या पनीर बनाएं। उन्होंने काम स्टार्ट किया। अब घी को हमने सोचा इसमें वैल्यू एडिशन और कैसे किया जाए। तो गांव की ही एक महिला थी, उनका आइडिया था कि दादा हम लोग तो घी दिवाली के समय दिया बहुत जलाते हैं, घी भी घी से जलाते हैं, घी का क्यों नहीं मोमबत्ती दिया जलाते हैं। तो फिर बस एक शुरुआत हुई। इसमें मेरे परिवार का, गांव की महिलाओं का, गांव वालों का खासकर बहुत बड़ा हाथ था। कई चीज़ें मैं नहीं सोच सकता था, तो मेरे परिवार वालों ने,
गांव वालों ने इन चीज़ों पे मुझे दिमाग दिया, मुझे बुद्धि दी और कैंडल्स, चीज़ें आगे अगरबत्ती बढ़ती और भी गई। कई चीज़ें कैंडल्स है, देखी हैं। अगरबत्ती है, अचार है और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। मतलब ट्राइबल महिलाओं के लिए आप एक टूरिज्म के माध्यम से एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे जी हैं, हाँ। बल्कि फूड आइटम्स के माध्यम से भी उनके रोजगार की तरफ आप कदम बढ़ा जी रहे हाँ। हैं। और सबसे बड़ी बात है जब हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं तो बाज़ार उनको उनके घर पे मिल जाता है। हम्म, उन्हें अपना सामान लेकर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। घर से लेकर के बस ओपन फील्ड के एक छोटा सा बुटीक सेक्शन है, वहाँ पर आके रख देती हैं। सब्जियाँ सुबह काटी वहाँ रख दी, उन्हें पता है आज टूरिस्ट आने वाले हैं, उनका सेल वहाँ पर ही हो गया। गांव में अगर आपको शहर के दाम मिले, बिना ट्रांसपोर्ट का खर्चा उठाए, बिना किसी मिडलमैन के, तो उससे अच्छी बात क्या होगी। और शहर वालों के लिए अच्छी बात है, आप गांव गए हैं, बिल्कुल ताज़ी सब्जियां मिले आपको और आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं कर रहे हैं, उससे अच्छी बात क्या होगी। जो ओपन फील्ड्स है उसमें रेवेन्यू शेयरिंग मॉड्यूल कैसे सक्सेसफुल हो पाता है, या आप ओपन फील्ड्स के रेवेन्यू शेयरिंग मॉड्यूल को कैसे सक्सेसफुल होते देख पा रहे हैं? देखिए ओपन फील्ड, फंड्स कैसे आप रेज कर पा रहे हैं? देखिए द ओपन फील्ड बेसिकली एक फॉर प्रॉफिट कंपनी है। तो हम लोग यहाँ जो भी करते हैं बेसिकली इस एक बिज़नेस की तरह ही करते हैं। अगर महिलाएं, मुझे सबसे अच्छी बात है महिलाओं की, मुझे केवल उन्हें बताना पड़ता है कि इस तरीके से करना है, एंड दे आर वेरी स्मार्ट और कि उस चीज़ों को कैसे अडेप्ट करती हैं। अब यहाँ पर जो बात है, जैसे रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल की आपने बात की, तो महिलाएं जैसे घी के दिए बनाती हैं, तो वो एक कैलकुलेट कर लेती हैं प्राइस, दे कीप सम मार्जिन और आप वो मुझे दे देती है। मैं उसमें से अपना कुछ प्रॉफिट रखता हूँ, फिर मैं उसे एंड कस्टमर को सेल कर देता हूँ। सो बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि जो भी प्रॉफिट है, जो महिलाओं को जो प्रॉफिट उनके हिसाब से सही लगता है, वो प्रॉफिट उन्हें मिल रहा है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉफिट भी ऊपर नीचे होता है, क्योंकि कैंडल्स का रिक्वायरमेंट, अगर घी के दियों की बात करूं तो उसका सबसे ज़्यादा प्राइसिंग दिवाली के समय होता है, छठ के समय होता है। महिलाएं उस समय फोकस भी करती हैं उन चीज़ों पे, तो उस समय उसकी प्राइसिंग वो लोग थोड़ा हाई रखते हैं, सो दैट उनका भी उस समय प्रॉफिट ज़्यादा बन गया। सो यहाँ पर जो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल नहीं है, बेसिकली यहाँ पर रेवेन्यू अर्निंग मॉडल है। एंड महिलाएं इसमें बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। साथ साथ बहुत सारे NGOs हैं, जैसे एक परोक्षा फाउंडेशन, वो उनके थ्रू उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी का भी काफ़ी काम हो रहा है, उनके साथ पढ़ाई के लिए भी काफ़ी चीज़ें हो रही है। तो कहीं ना कहीं NGOs का सपोर्ट और कहीं ना कहीं महिलाओं की मेहनत एंड हमारा जो बस फॉर प्रॉफिट मॉडल है, एक हार्मनी में काम कर रहा है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं रहती हैं फंडिंग को लेकर, क्या उसका कुछ लाभ मिल पाया है आपको? फंडिंग्स का डेफिनेटली लाभ मिला है मुझे सरकार की तरफ से। और कौन कौन सी योजनाएं थी जिनका लाभ आपको मिल पाया? देखिए अभी तो योजनाओं पे मुझे अभी तो मुझे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का मुझे लाभ मिला था, और उसके साथ साथ गांव की महिलाओं को JSLPS या नरेगा की तरफ से कुछ फंड्स का लाभ उन्हें उनके लेवल पे मिल रहा है। हमारा काम एक मार्केट बनाना था जिसमें अपने प्रोडक्ट को हम लोग प्लेस कर सकें, कस्टमर को हम लोग ला सके, तो सरकार के लाभ को बेसिकली कितने अच्छे से हम लोग यूटिलाइज कर सकें, वो एक काम था। फिलहाल आप मार्केट बनाने में किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं और किस तरीके से मार्केट आप बना पा रहे हैं? आज के दिन द ओपन फील्ड एक ब्रिज की तरह काम करता है रूरल और अर्बन झारखंड में। हमारे पास गांव की प्रोडक्ट्स हैं, गांव से बने हुए फूड प्रोडक्ट्स हैं, गांव से बने हुए हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हमारे पास शहर से आने वाले क्लाइंट्स हैं। तो हमारे पास ये एक ऐसा माहौल बन रहा है, ऐसा बाज़ार बन रहा है जहाँ पर आप सीधे क्लाइंट से इंटरैक्ट कर रहे हैं। क्लाइंट प्रोड्यूसर से इंटरैक्ट कर रहा है, प्रोड्यूसर सीधे क्लाइंट से इंटरैक्ट कर रहा है। तो जब कुछ नई चीज़ें मिलती हैं ना, तो एक फ्रिक्शन तो डेफिनेटली होता है। आपका रोल इसमें किस तरीके से हो पा रहा है इन दोनों के बीच में? मैं एक फैसिलिटेटर हूँ, मैं भी उसी गांव का हूँ, मैं भी गांव वाला ही हूँ, मैं भी ग्रामीण ही हूँ। किस तरीके से हो मेरे स्टार्टअप का रोल है कि मैंने बस गांव को शहर तक पहुँचाया, शहर को गांव तक पहुँचाया। और हम लोग इन चीज़ों में कोशिश ये कर रहे हैं कि शहर वाले जितना हो सके हमारे गाँव को आए, हमारे गाँव को जाने। कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम के तहत शाम की पाठशाला आप एक वर्कशॉप रन कर रहे हैं, जी हाँ। जिसमें शायद आप बच्चियों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। जी। ट्राइबल बच्चियां हैं या बाहर से भी बच्चियां आ रही हैं? जी,
शाम की पाठशाला बेसिकली परोक्षा फाउंडेशन के साथ Okay. एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। ओके। इसमें हम लोग जो भी कॉन्सर्ट्स कराते हैं या जो भी इवेंट्स कराते हैं 30% हम लोग बेसिकली रखते हैं कि किताबें खरीदने को लेकर के या वॉल्टियर्स के लिए, क्योंकि हमारा जो फार्म है वो सोलर पावर्ड है और हमारा जो गांव है उसमें हमारे पास 24 घंटे बिजली है। हमारे पास जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या मैनेजर्स हैं अधिकतर वो पढ़े लिखे हैं, जो मैनेजमेंट में हैं, मैनेजमेंट लेवल पे जो भी हैं वो पढ़े लिखे हैं। और गांव के बच्चे जो हैं वो हमारे फार्म ऐसे ही घूमने आते थे क्योंकि उनके खेलने के लिए काफ़ी जगह है और वो भी उनका दिमाग भी इतना शार्प है ना कि वो देखते थे कि अच्छा वो भैया कैमरा लेके क्या कर रहा है, वो भैया वहाँ पे गिटार लेके क्यों खड़ा है। एंड धीरे धीरे वो लोग खुद पूछने लगे, तब ये शाम की पाठशाला को लेकर के हम लोगों ने शुरुआत की। तो यहाँ पर आप शाम को जो बच्चे हैं हमारे गांव के, केवल महिलाएं नहीं सारे बच्चे हमारे गांव के आसपास के 1-2 और गांव के वो हमारे फार्म पे आते हैं और उस समय हम लोगों ने एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी रखी है कि आप या तो हिंदी में बात करिएगा शुद्ध या आप इंग्लिश में बात करिएगा, क्योंकि मुंडारी में सादरी में वो लोग अपने घर पे बात करते हैं और फैमिली में बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दुनिया के लिए रेडी होने के लिए आज के दिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इन दोनों लैंग्वेजेस का जानना स्टैंडर्ड बहुत लैंग्वेजेस जानना ज़रूरी है। ज़रूरी है। हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं, फिर हम लोग फोकस करते हैं बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, उनकी स्पोकन इंग्लिश पे, उनकी स्पोकन हिंदी पे, उसके साथ साथ जो उनके अंदर जो क्वेरीज हैं, जो शहर में वो लोग आजकल खासकर यूट्यूब का या फिर मोबाइल का इतना एक्सपोजर है कि उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं और वी वर लकी कि हमारे पास वैसे वॉलंटियर्स आ रहे हैं जो उन चीज़ों को बता पाए। अब किसी बच्चे को फोटोग्राफी के बारे में जानना है तो हम उनसे बताते हैं कैमरा कैसे काम करता है, हम उसे बताते हैं इसको लेके आपका भविष्य क्या हो सकता है, सिखाते भी हैं सिखाते भी हैं। मतलब थोड़ा इंट्रोडक्टरी जो भी वॉलंटियर्स होते हैं वो उनको बताते हैं। एक वॉलंटियर एनिमेशन डिपार्टमेंट से था तो उन्होंने बताया कि एनिमेशन क्या होता है, इससे आप क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी कोशिश है कि पढ़ाई के अलावा भी बच्चों का दिमाग ऐसा खुले कि मतलब कल के दिन हमारे ही गांव से कुछ कोई ऐसा निकले कि मतलब वो कुछ इतना अलग कर जाए, अपनी सपोज वो शायद एक फिल्म ही बना ले, अपनी कहानी वो खुद बता रहा है, वो सोचिए कितनी बड़ी बात होगी। मतलब गांव के बच्चे ओपन फील्ड्स में खेलने आए थे और उनको आपने एक बहुत क्रिएटिव चीज़ से एजुकेशन के साथ साथ कनेक्ट कर दिया, जिससे कि वो जैसे जैसे बड़े होंगे कुछ ना कुछ क्रिएटिव करेंगे ही। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसमें गांव के बच्चे ही इन्वॉल्व होते हैं या गांव की महिलाएं और गांव के लोग भी होते हैं? देखिए शाम की पाठशाला में स्पेसिफिकली गांव के बच्चे ही इन्वॉल्व होते हैं। Okay. बाकी महिलाओं के लिए और बड़ों के लिए एनजीओस वहाँ पे अपना वर्कशॉप कराते हैं, जैसे फार्मिंग की ट्रेनिंग हो गई, फिर मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे एक वर्कशॉप हुआ था। तो ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं कम्युनिटी इंगेजमेंट को लेकर के, पैड्स वगैरह के यूज़ को लेकर के ये सारी चीज़ें होती रहती है। बट जो फोकस हमारा शाम की पाठशाला पे है, क्योंकि जो हम लोग डोनेशंस भी अगर कोई आता है किसी कॉन्सर्ट में तो हम लोग भी कहते हैं कि इफ़ यू आर कमिंग प्लीज़ गेट बुक्स और स्टेशनरीज विथ यू, क्योंकि उन चीज़ों का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो उस पर हमारा अभी विथ एज लाइक फ्रॉम द ओपन फील्ड एंड परोक्षा ज़्यादा फोकस हमारा बच्चों की पढ़ाई पे है। साथ साथ जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो पीरियोडिक होती हैं, लेकिन ये रेगुलर है हमारा। आप शाम को कभी भी 6 बजे आप पहुँच जाओ, 7 बजे आप पहुँच जाओ, आपको वहाँ बच्चों की भीड़ दिखाई देगी, वो वहाँ पर डिलीजेंटली पहुँच जाते हैं। कितने घंटों की एजुकेशन होती है बच्चों की? ये 2 से 3 घंटे की एजुकेशन होती है, डिपेंडिंग ऑन द सीज़न, क्योंकि समर्स में दिन लंबा होता है तो ज़्यादा वक्त मिल जाता है, विंटर्स में घर जाना है। गांव में तो गांव में लोग जल्दी भी सोते हैं तो वो लोग जल्दी लौटते हैं। जो टूरिस्ट आते हैं घूमने गांव में, जी हाँ, तो क्या उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें गांव वाले भी सहयोग करते हैं? जो टूरिस्ट हमारे यहाँ घूमने आते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया ये रेवेन्यू अर्निंग मॉडल है। उसमें जैसे कि किसी को बुलक कार्ट राइड लेना है, अगर उसे बैलगाड़ी की सवारी करनी है तो हमारे पास बैलगाड़ी नहीं है, लेकिन गांव में किसी के पास बैलगाड़ी है। जो टूरिस्ट आ रहे हैं उससे डायरेक्ट कमाई उसकी हो रही है, बुलक कार्ट वालों की, उसमें हमारा कुछ भी नहीं है। उसी तरीके से अगर किसी का बाहर खेत है, वो कहीं घूमने गए, वहाँ से सब्जियाँ 4 किलो खरीद ली, तो उनकी अर्निंग है, हमारी अर्निंग नहीं है। सो हमारा जो है कि वी वांट टू डेवलप एन इकोसिस्टम। मतलब बेसिकली मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि मैं अपने गांव को इतना डेवलप करना चाहता हूँ कि आप घूमने के लिए हमारे यहाँ आइए, बाकी हमारे गांव में आप आएंगे तो हमारे सारे गांव वालों को रोज़गार मिल जाएगा, सारे गांव वाले कुछ ना कुछ उससे निकालेंगे, ये कुछ ना कुछ उससे अर्निंग का ज़रिया ढूंढ लेंगे।
इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आपके और क्या प्रयास हो रहे हैं फिलहाल, अपनी स्टार्टअप को और बेहतर से बेहतर प्लान्स में हम लोग कर सकें? वे फॉरवर्ड आपका क्या है स्टार्टअप को लेकर? हमारा अभी अपने स्टार्टअप को और बड़ा करने का और फैलाने का सबसे बड़ा प्रयास है कि जितने गांव वालों को हम लोग अपने साथ जोड़ सकें, जितने गांव वालों को समझा सकें कि इसका फ़ायदा क्या है, आप इसमें किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, वो है। जैसे जो हमारा 2023 है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, मोटे अनाजों का साल, और हमारे यहाँ मड़वा काफ़ी बड़े लेवल पे होता है। अब आप इस चीज़ों को मैं और आगे ले जाना चाहता हूँ, अपने गांव वालों को एजुकेट कराना चाहता हूँ कि इस मोटे अनाज को आप पूरी दुनिया तक गांव से सीधे पहुँचाइए। आप मेरे गांव को केवल ओपन फील्ड के कारण नहीं जाना चाहे, मेरे गांव को इस कारण से भी जाना चाहे कि यहाँ पर मोटा अनाज होता है, मड़वा के लिए जगह फेमस है। तो धीरे धीरे अपने गांव को इतना बड़ा कर लेना चाहता हूँ कि मेरा स्टार्टअप भी ऑटोमेटिकली उसके साथ साथ बड़ा हो जाए। अब मेरे गांव को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा, आप शिमला जाती हैं, शिमला आप किसी एक जगह के लिए नहीं जाती, आप शिमला जाती है, उस जगह की अर्निंग अपने आप हो जाती। सिमिलरली आप घासीवारी आई, मेरी अर्निंग अपने आप हो जाएगी। अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है तो किस तरह से जुड़ सकता है? अगर आप हम द ओपन फील्ड से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। आप शहर में रहने वाले हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा हॉलिडे डेस्टिनेशन हो सकता है, या एक ऐसी जगह हो सकती है जहां आप झारखंड की कल्चर को, हमारे खान पान को, एग्रीकल्चर को सीखें। और अगर आप गांव से हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा ज़रिया हो सकता है कि इस मॉडल को आप अपने गांव में रेप्लिकेट करें और अपने फूड प्रोडक्ट्स को या फिर अपने फूड ग्रेन्स को एक बड़े मार्केट तक पहुंचाना चाहें तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। किसी नई स्टार्टअप के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे, संक्षेप में बता सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा संदेश तो ये है कि डर के आगे रोना है, डर के आगे मेहनत है, और उससे अगर कुछ सीखे तब जीत है। इसलिए हारना नहीं है, आप स्टार्टअप करिए, मेहनत करिए, बस कंसिस्टेंट रहिए, आपको सफलता मिल जाएगी। अभिषेक जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नई व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।